आज की कहानी है वसीयत। राम स्वरूप चौधरी अब जिंदगी की अंतिम सीढ़ियों पर थे। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें अपनी दौलत से ज्यादा अब अपनी संतान की नीयत की चिंता सताने लगी थी। पिछले 1 महीने से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था और डॉक्टर वर्मा ने संकेत दे दिया था अब समय ज्यादा नहीं है। बिस्तर के एक कोने में बैठा रघु, जो पिछले 40 वर्षों से उनका वफादार नौकर रहा, हर रोज उनकी सेवा में लगा रहता था। लेकिन घर का माहौल अजीब हो गया था। सबको राम स्वरूप की चिंता कम और उनकी जायदाद की बंटवारे की चिंता ज्यादा थी। एक दिन राम स्वरूप ने रघु को इशारे से बुलाया और कहा, रघु, कल सुबह सबको मेरे कमरे में बुला लाना। मैं वसीयत सुनाऊंगा, अपने शब्दों में, अपने होशो हवास में। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे सभी लोग रामस्वरूप के कमरे में एकत्रित हुए। अर्जुन और उसकी पत्नी सुनीता सबसे आगे बैठे। उनके चेहरे पे बेचैनी और एक अजीब सी उत्सुकता थी। मनोज कोने में चुपचाप बैठा था, जबकि रीमा उसके पीछे खड़ी थी। रामस्वरूप ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, मेरे बच्चों, मेरी जिंदगी अब चंद सांसों की मेहमान है, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं कुछ साफ कर देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की कमाई, ये हवेली, ये जमीनें, बैंक खाते, सब कुछ तुम्हारे लिए हैं, पर कैसे और किसे मिलेगा ये मैं तय कर चुका हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनकी अगली बात सुनने को बेचैन था। मैंने 2 वसीयतें बनाई हैं, उन्होंने कहा, एक जो सबको देखेगी और एक वो जो सिर्फ रघु को पता है। अब सब चौंक गए। पहली वसीयत कहती है कि मेरी संपत्ति 2 हिस्सों में बांटी जाएगी, अर्जुन और मनोज के बीच बराबर। लेकिन दूसरी वसीयत, वह एक पल रुके, मेरी असली वसीयत है, जिसमें मेरा निर्णय उन बातों पर आधारित है जो मैंने इन अंतिम दिनों में देखी और सुनी है। रघु ने एक दस्तावेज रामस्वरूप के हाथ में दिया। रामस्वरूप बोले, अर्जुन, तुमने मेरे व्यापार को संभाला, पर मुझसे सिर्फ पैसों की बात की। एक भी दिन मेरे पास बैठकर हाल नहीं पूछा। सुनीता, तुमने रघु को अशब्द कहे और रीमा को नीचा दिखाया। सुनीता झुंझलाकर बोली, बापूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो बस आपकी सेवा। रामस्वरूप ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। और मनोज, उन्होंने कहा, तुम भटक गए थे, लेकिन इन अंतिम दिनों में तुमने मेरी सेवा की, मुझे दवाई दी, मेरी मालिश की। और रीमा, तुमने बिना कुछ बोले मेरा दर्द समझा। अब अर्जुन और सुनीता का चेहरा फक हो गया। इसलिए मेरी असली वसीयत के अनुसार मेरी जायदाद का 70% हिस्सा मनोज और रीमा को मिलेगा, 20% रघु को, जो मेरे सच्चे बेटे से कम नहीं, और अर्जुन, तुम्हें सिर्फ वो मिलेगा जो एक लालची बेटे को मिलना चाहिए, मेरी माफी और 10% हिस्सा। कमरे में बम फूटने जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन गुस्से से खड़ा हो गया, आप पागल हो गए हैं? रघु एक नौकर है और मनोज वो तो निकम्मा है। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और कहा, निकम्मा वो नहीं, निकम्मा तुम हो, जिसने सिर्फ पैसे कमाए लेकिन अपने बाप की सेवा करना भूल गया। 2 दिन बाद रामस्वरूप की मृत्यु हो गई। डॉक्टर वर्मा ने मौत की पुष्टि की और वसीयत को कानूनी रूप देने के लिए प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका हुआ। रघु एक पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन गया और वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। उसमें सुनीता और अर्जुन की बातचीत थी। अगर बापूजी ने मनोज को ज्यादा हिस्सा दिया तो दवाई में थोड़ा सा धीमा जहर मिलाना पड़ेगा, डॉक्टर को भी मैच करना होगा। यह सुनते ही अर्जुन और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने साफ कहा, मैंने उनके इलाज में कोई छेड़छाड़ नहीं की, उल्टा मुझे संदेह हुआ था, इसलिए मैंने रामस्वरूप जी से यह रिकॉर्डिंग करने को कहा। 1 महीने बाद मनोज और रिया ने जायदाद का बड़ा हिस्सा पाकर भी कुछ नहीं बदला। उन्होंने रघु के लिए एक नया कमरा बनाया और उसे परिवार का हिस्सा बना लिया। हवेली में फिर से शांति लौट आई और दीवार पर टंगी रामस्वरूप की तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, वसीयत में जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता, असली विरासत रिश्ते में होती है। सीख, यह कहानी बताती है, पैसों से बढ़कर होता है इंसान का व्यवहार। अंत समय में संपत्ति नहीं, सेवा और सच्चाई ही याद रखी जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।